हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमने साइंस के अंतर्गत जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो तो कंप्लीट किया ही है। उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन दे रखा है उसे भी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसे अपन ने कंप्लीट कर दिया है 15 वीडियोस के माध्यम से। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्रालय से होती है। इसलिए कल हमने जो है देख लिया था कि रक्षा मंत्री जी अभी हमारे कौन है। रक्षा मंत्री के अंतर्गत जो आने वाले रक्षा राज्य मंत्री है वो कौन है, फिर सचिव कौन है और कौन कौन से विभाग आते हैं। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने बात करी थी रक्षा मंत्री जी की और रक्षा राज्य मंत्री। फिर इसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं 5 विभाग। अब देखिए, ये है हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, और जो रक्षा राज्य मंत्री है वो है श्री संजय सेठ। इसके बाद में अपन ने बात करी थी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 5 विभागों की, जिसके अंदर पहला विभाग है रक्षा विभाग, जिसके प्रमुख होते हैं रक्षा सचिव, जो कि है श्री गिरिधर अरमने। ठीक है। इसके बाद में दूसरा विभाग आ जाता है रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसके अभी प्रमुख कौन है, रक्षा उत्पादन सचिव जो होते हैं वो इसके प्रमुख है। इसके बाद में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, जिस इसके जो अध्यक्ष होंगे वो डीआरडीओ ही के जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। इसके बाद सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, तो सैन्य कार्य जो विभाग है इसके प्रमुख होते हैं सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख होते हैं भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव। ठीक है। ये 5 विभागों के प्रमुखों के बारे में बताया था। ये है डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामाट। इसके बाद में ये है हमारे सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान, जो कि सेकंड सीडीएस है। इससे पहले फर्स्ट जो सीडीएस थे भारत के वो थे विपिन रावत जी, जिनका जो है निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुआ था। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमसे अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों को अपन जानेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमें अध्ययन जो है किन किन चीजों का करना है। तो अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाना शुरू करेंगे और अब आगे पॉइंट लिखेंगे। आज का पहला पॉइंट है कि अध्ययन करने के लिए हमें 3 भागों में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन 3 भागों में, यानी जो ये पूरा का पूरा हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसको समझने के लिए हमें 3 भागों के बारे में बात करनी है। जिसके अंदर सबसे पहला भाग आ जाता है हमारे पास में, वो आता है प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के जो भी अलग अलग अवयव है उनके बारे में। ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी। ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवयव। ठीक है। इसके बाद में दूसरा हमें पढ़ना है वो है अनुसंधान संस्थान, यानी जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में। तो अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और इसके बाद में तीसरा हमारे पास में आ जाते हैं जो भी हमारे प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, और जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते व संगठन। ठीक है।
ये जब हमने पढ़ लिया इस टाइप से इन तीनों भागों को, तो हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक भी क्वेश्चन जो है हमारा गलत नहीं होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के जो अलग अलग आयाम है। इसी के अंतर्गत जो आपके मिसाइल है, रॉकेट है, वो सब इसी में आते हैं, नौवहन तंत्र वगैरह। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन जो है पढ़ना शुरू करते हैं प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों के बारे में। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम। ठीक, चलिए हेडिंग डालेंगे अब प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम, यानी कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? तो बेसिकली इसके अंदर हमें वो चीजें पढ़नी है जिससे हम अपनी रक्षा करने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी नहीं, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी जो अस्त्र शस्त्र वगैरह आते हैं वो कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो इसके अंदर विभिन्न आयामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जो है आयाम शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है मिसाइल्स के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मिसाइल जो होती है उनके बारे में। मिसाइल के बाद में हमें पढ़ना है अस्त्र शस्त्र के बारे में। इसके बाद में मतलब वेपन्स वगैरह पढ़नी है। इसके बाद जो रडार सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। चौथा हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत वैमानिकी के बारे में। ठीक है, वैमानिकी। और पांचवा जो आयाम है वो है नौवहन तंत्र। इन सभी के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब जो आप नाम सुनते हो ना कि ये वो मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल है, वो सब कुछ तो अभी मिसाइल के अंदर आता है। उसके अलावा भी ये पांच चार आयाम और भी होते हैं। तो केवल और केवल हम क्या समझते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मिसाइल्स के बारे में पढ़ लिया और काम हो गया। नहीं, आपको मिसाइल्स के तो अभी टाइप्स पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता हो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग आयाम है वो टोटल 5 आयाम है। कौन कौन से? एक है मिसाइल। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिसाइल से पूछा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही है ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी है। मिसाइल है, फिर अस्त्र शस्त्र, फिर रडार, फिर वैमानिकी और फिर नौवहन तंत्र। अब इसके अंदर हम सबसे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी या ये कह सकते हैं कि मिसाइल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी से रिलेटेड आए हुए मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़े आगे की तरफ, देखिएगा। तो अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए मिसाइल प्रौद्योगिकी। मैं बिल्कुल आपको जो है एकदम ऑफलाइन में जैसे पढ़ाया जाता है, आपको नोट्स बनाते हुए और एकदम अच्छे से समझाते हुए हम उसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल भी ये नहीं समझे कि ऑनलाइन क्लास है तो रिकॉर्ड होकर आ रही है, हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सामने जो है हम यही मान रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और कई बार बैठे भी होते हैं, इसलिए। ठीक, चलो। तो अब आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे मिसाइल प्रौद्योगिकी, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है? मिसाइल, इस मिसाइल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, वो समझेंगे अब। तो देखिए, मिसाइल जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक स्वयं के द्वारा चालित है। ये ऐसे कह सकते हैं ऑटो पायलट होती है ये। मतलब इसको चलाने के लिए
किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, या किसी भी ड्राइवर की, किसी पायलट की, किसी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो इस मिसाइल के अंदर बैठे और मिसाइल को चलाना पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि मिसाइल जो है वो एक स्वयं चलित, और जो जहां जाकर के टकराना है मिसाइल को, है ना, मान लीजिए कि मिसाइल को जो है आप यहां पर लाना चाहते हैं, ये है आपका लक्ष्य, और आप यहां से जो है ये आपने ऐसी मिसाइल बना रखी है, और इस मिसाइल को आप जो है यहां से छोड़ रहे हैं। तो ये जो मिसाइल होगी, ये मिसाइल ऑटोमेटिकली क्या करेगी, अपने लक्ष्य पर आकर गिरती है। तो इस मिसाइल के अंदर हमने क्या देखा कि मिसाइल क्या होती है, स्वयं चालित होती है। स्वयं चालित का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, खुद ही चलती है। ठीक, इसके बाद में यह जो है अपने लक्ष्य के ऊपर ही जाकर गिरती है, यानी लक्ष्य निर्देशित होती है। और ये जो है एक तरह से हवाई वाहन होता है। ये क्या होती है मिसाइल, ये हवाई वाहन होता है। क्या होता है, ये हवाई वाहन होता है। और ये क्या होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी इसको जो भी डायरेक्शन दी गई है लक्ष्य को लेकर के, टारगेट को लेकर के, वो उसको फॉलो करते हुए लक्ष्य के ऊपर जाकर गिरेगी। आपको अभी आगे अलग अलग टाइप्स की मिसाइल बताई जाएगी, जिसके अंदर कुछ ऐसी मिसाइल्स भी होती है जिनको एक बार टारगेट दे दिया तो फिर वो जो है वो जा करके उसी टारगेट पर गिरेगी। आप उसके छोड़ देने के बाद में आप उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं पर हम देखेंगे कि हमारे भारत के और विश्व के महान वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे भी अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है, जिसके अंदर मिसाइल छोड़ देने के बाद भी, प्रक्षेपित कर देने के बाद में भी उसके मार्ग में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर कंट्रोल रहती है, रिमोट से वो कंट्रोल रहती है, और आप उसका जो है मार्ग परिवर्तित कर सकते हैं। वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखना है मिसाइल क्या होती है। तो मिसाइल एक जो है स्वयं चालित यानी कि अपने आप चलने वाली ऑटो पायलट, और लक्ष्य निर्देशित तथा बिना जो है पायलट के भी ये चल सकती है। और ये क्या होता है, तो ये एक हवाई वाहन होता है। ठीक, ये सब बातें आपको इसके बारे में लिखनी है। ये तो जो है मैं आपके मिटा देता हूं, क्योंकि एज सच इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलो, मैं इसको नहीं मिटाता हूं, है ना, काम आ सकता है, हो सकता है किसी को डायग्राम ही समझ आ गया हो तो उसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नोट्स बनाने हैं तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, लिख लीजिए। आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे कि मिसाइल एक स्वयं चालित लक्ष्य निर्देशित तथा पायलट के बिना पायलट के पायलट के बिना ही क्या कर सकती है, चलने वाला हथियार, पायलट के बिना चलने वाला हथियार सिस्टम यानी तंत्र है। ठीक है, यह हवाई वाहन है। ठीक, तो ये है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मिसाइल का इंट्रोडक्शन, मिसाइल क्या होती है और ये कैसे आती है वो भी बता दिया। अब हम जो है इसका मिसाइल का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि मिसाइल के अंदर कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, या डायग्राम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि मिसाइल का पर्टिकुलर ये जो चिन्हित किया गया भाग है इसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे अब हम मिसाइल को। ये रही मिसाइल, बेसिकली इस टाइप की जो है मिसाइल आपको दिखाई देगी। इसके अंदर अलग अलग मिसाइल के भाग है जिनके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। जैसे कि देखें तो ये रहा हमारा क्या, देखिए सबसे पहले यहां पर जो है दे रखा है ये फ्यूज्ड सिलिका सिरेमिक रेडोम। ठीक है, तो ये मतलब कि बेसिकली जो आपका
मिसाइल है उसके आगे का ऐसा भाग होता है जो नुकीला रहता है और इस भाग के अंदर विशेष इसका कोई योगदान नहीं है। ये केवल और केवल जो है रॉकेट को उड़ने में सहायता प्रदान करता है या इस मिसाइल को जाने में सहायता प्रदान करता है, हवा को चीर सकता है। बाकी इसमें कोई हमलावर या इसमें कोई जो ऐसा बारूद वारूद या ऐसा कोई इसमें हथियार नहीं है, ये केवल एक बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर एक होता है गाइडेंस पैकेज, यानी जो गाइड कर सके। इसके बाद इसके अंदर एक होता है वार हेड। ये वार हेड जो होता है यहां से बेसिकली मिसाइल शुरू होती है। अगर वार हेड की बात की जाए तो जो आपका जा करके उससे टकराने वाला है लक्ष्य से, वो वार हेड कहलाता है। क्योंकि ये तो जो आगे वाला भाग है ये तो उड़ते समय ही आगे से ऑटोमेटिक खुल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इतना बड़ा हमें जो सैटेलाइट दिखाया जाता है, जो सैटेलाइट इतना बड़ा लॉन्च किया जाता है, क्या वो इतना बड़ा का बड़ा पूरा सैटेलाइट जो है चंद्रमा पर छोड़ा गया है या मंगल ग्रह पर छोड़ा गया तो वो वहीं पूरे के पूरे घूमते हैं? नहीं, वो तो धीरे 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 हर एक चरण पर जाते जाते छोटा होता जाता है और अंततः जो है एक छोटे से कैमरे के रूप में कन्वर्ट होकर के वही जो है उपग्रह के रूप में घूमता है। वैसे ही मिसाइल्स भी जो है पूरी की पूरी जाकर नहीं टकराती है, वार हेड से आगे वाला भाग धीरे धीरे खुल जाता है। तो ये पहले वाला भाग कहलाएगा रेडोम, फिर ये वाला भाग कहलाता है मिडल वाला गाइडेंस एंड वार हेड सेक्शन। ठीक है, इसके बाद में होता है हीट शील्ड होती है, इसके अंदर पूरी की पूरी इसको पैक किया जाता है। फिर उसके अंदर भरा होता है प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोपेलेंट का मतलब है जैसे आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट के अंदर पीछे की तरफ सफेद धुआं निकलता रहता है, वो धुआं जिससे बाहर आ रहा है वो ही क्या कहलाता है? प्रोपेलेंट कहलाता है। इसके बाद में लिंक एंटीनास होते हैं, यहाँ पर एंटीना लगे रहते हैं जिसके माध्यम से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस मिसाइल के साथ में कनेक्ट रहते हैं कि हाँ मिसाइल गई, कहां तक पहुंच गई है, कितनी टाइम में पहुंच जाएगी, कब टकराएगी, वो सब सिस्टम यहाँ से एंटीना से जो है कंट्रोल किया जाता है। और इसी भाग को कहा जाता है प्रोपल्सन एंड कंट्रोल एक्यूरेटर असेंबलीज, मतलब असेंबलाइज। ठीक है, असेंबलाइज का मतलब है जो आपके भाई कंट्रोल करने के लिए और जो प्रोपल्सन के लिए जो उपकरण है वो सब यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं। फिर इससे आगे कौन सा भाग होता है? तो वार हेड और आपका गाइडेंस पैकेज रहता है। और सबसे आगे रहता है रेडोम, जिसे अपन कहते हैं फ्यूज्ड सिलिका सिरेमिक रेडोम। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये अलग अलग तीन भागों में हम बांट सकते हैं मिसाइल को। एक बार मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं फिर आपको बताता हूं, है ना। देखिए, अरे एक सेकंड। तो पहला भाग आ जाएगा रेडोम, दूसरा भाग होता है गाइडेंस एंड वार हेड सेक्शन और तीसरा भाग होता है प्रिपल्सन एंड कंट्रोल एक्यूरेटर असेंबलाइज। ठीक है, जिसमें ये जो आपका भाग है ये सबसे पीछे रहेगा। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला भाग है, ये आपका मिडल भाग होता है। ठीक है, और ये आपका जो है फ्रंट भाग कहते हैं, ये सबसे आगे वाला भाग है। क्लियर? ये जो आगे वाला भाग है ये फ्यूज्ड सिलिका सिरेमिक रेडोम होता है, इसके जस्ट पीछे होता है गाइडेंस पैकेज, फिर होता है वार हेड, फिर आपका हीट शील्ड होती है, प्रोपेलेंट इसके बीच भरा होता है, लिंक एंटीनास सबसे पीछे होते हैं। इस प्रकार से ये जो है एक मिसाइल तैयार की जाती है। तो ये आपको जो है डायग्राम इसका थोड़ा सा समझ में रखना है। क्लियर? ये आपके रेड में मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक, चलो फिर आगे बात करते हैं। एक मैं आपको और डायग्राम दिखाता हूं थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए, इस टाइप की आपको जो है मिसाइल पूरी की पूरी दिखाई देती है ना। ये लो और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। अब आपको ये जो है दिखाई दे रही होगी। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वो जो भाग था वो मिसाइल के अंदर का भाग था, यानी मिसाइल जो है कैसी अंदर से दिखेगी वो वाले भाग थे। ये आपको बाहर से जब आप देखते हैं तो इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें ये आगे वाला भाग वार हेड कहलाता है। फिर इसमें दोनों तरफ जो है इसके विंग्स भी लगे रहते हैं, यानी पंख लगे रहते हैं, वो ये रहे। ठीक है, ये रहे, दोनों तरफ होते हैं। इसके बाद में इसके बीच में है ना, ये यहीं पर जो है आपका वार हेड है, इसके आगे क्या होता है? कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम होता है। फिर इधर आपका ईंधन भरा रहता है और ये जो है आपका इधर प्रणोदन प्रणाली यानी कि प्रोपल्सन सिस्टम जो कि सबसे पीछे होगा, तभी तो ये जो है मिसाइल्स वगैरह आगे जा पाएगी और उड़ पाएगी। अब ये प्रोपल्सन वगैरह क्या होते हैं ये पूरा का पूरा अभी अपन मिसाइल के
हर एक भाग को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। और ये फिर लास्ट में इसके सबसे पीछे होते हैं फिन्स, ठीक है। फिन्स मतलब ये जो है आपके धीरे धीरे फिर भाग अलग होते जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि जहां से आपका धुआं निकलने वाला भाग है वो फिन्स कहलाएगा। हमें इसकी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं घुसना है, केवल हमें तो ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए मिसाइल के अंदर कौन कौन होता है, क्या क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि वार हेड जो है वो मिसाइल के अंदर कहाँ होता है, आगे, बीच में या पीछे, या नहीं होता है, इस प्रकार के। तो वहां थोड़ी सी हमें सहायता मिले, बाकी ऐसा कुछ भी जो है मिसाइल के स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम कोई साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं कि हमें मिसाइल का स्ट्रक्चर पूछा जाए। ठीक, चलो। या आप अगर जो है अपनी जानकारी के लिए या अपनी सुविधा के लिए, अपने मजे लेने के लिए, याद रखने के लिए लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब आ जाती है बात कि मिसाइल को जो है यूज करने के लिए, मिसाइल के अंदर यूज होने वाले, मिसाइल को यूज करने के लिए मिसाइल के अंदर यूज होने वाले जो भी अलग अलग हमारे पास में क्रियाविधि है, यानी इस मिसाइल को चलाना है तो ऐसा नहीं है कि बस बना दिया और रॉकेट छोटे बच्चों की तरह से उड़ा दिया और उड़ जाएगी, नहीं। उसके लिए पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है जिसे फॉलो करना होता है। तो अब आप लिखेंगे इसके अंदर कि मिसाइल में, अब हम धीरे धीरे मिसाइल को उड़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जब बेसिक चीजें क्लियर होगी तो फिर तो मिसाइलों के नाम याद रखने हैं खाली, ठीक है, काम हो जाएगा। अब देखो तो मिसाइल में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब यूज होने वाली क्रिया विधि व उपकरण, यानी कि मिसाइल के अंदर यूज होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स कहें या जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी ये मिसाइल है, इस मिसाइल को उड़ने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है propulsion सिस्टम, और इस propulsion सिस्टम को कहा जाता है प्रणोदन तंत्र। और ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित है। ये पूरी चीजें अभी आपको समझ में आएगी। तो प्रणोदन तंत्र जो होता है वो हमारे मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है मिसाइल्स को उड़ाने के लिए। इसके बाद में इसके अंदर होता है गाइडेंस सिस्टम, यानी कि निर्देशन तंत्र। अब ये जो निर्देशन तंत्र है, गाइडेंस सिस्टम है, ये क्या करता है, तो हमारा जो मिसाइल है उस मिसाइल को गाइड करने का काम करता है। तीसरा हमारे पास में आ जाता है वार हेड। क्या आ जाता है, वॉर हेड, यानी कि जो टकराने वाला है ना, जो आपका भाई भाग मिसाइल का जाकर के लक्ष्य से टकराएगा वो वार हेड कहलाता है। वार का मतलब युद्ध, हेड मतलब युद्ध का जो हेड है, ठीक है। इसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस, ठीक है। इसके बाद में टर्मिनल गाइडेंस के बाद में पांचवा हमारे पास में आ जाता है जो बचे हुए भाग है, जैसे कि हमारे विंग्स कह सकते हैं। इसके बाद में पीछे के जो भाग हैं फिन्स, वो है। और ए विंग्स और फिन्स के अलावा एक होता है एयर फ्रेम। एयर फ्रेम मतलब कि आपका जो पूरी की पूरी मिसाइल है उसके बाहर की तरफ जो दिखने वाली पूरी फ्रेम होती है, जो आपका जैसे ही मिसाइल को छोड़ा जाता है एक थोड़े से स्टेप के बाद में वो ऊपर से पूरा पूरा आवरण जो है हटना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं, ठीक। तो मिसाइल के अंदर प्रयुक्त होने वाली ये है आपकी प्रणोदन तंत्र, निर्देशन तंत्र, वार हेड, टर्मिनल गाइडेंस और विंग्स, फिन्स एंड एयर फॉर्म। ये सब जो है हमें एयर फ्रेम वगैरह इनके बारे में याद रखना। अब हम प्रणोदन तंत्र को पहले समझेंगे कि प्रणोदन तंत्र क्या होता है, यानी प्रोपल्टेंट जो प्रोपेलेंट कह सकते हैं या प्रोपल्सन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, और इस प्रोपल्सन सिस्टम का जो है इस मिसाइल के अंदर क्या यूज है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, या तो इनमें से किसका क्या यूज है या फिर ये कहां पर होते हैं ये पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए देखिए अब आगे, अब हम सबसे पहले प्रणोदन तंत्र को समझने जा रहे हैं, यानी कि प्रोपल्सन सिस्टम जो है
उसको समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अब प्रणोदन तंत्र। अब प्रणोदन तंत्र क्या होता है? तो ये है प्रपल्सन सिस्टम। अब प्रपल्सन सिस्टम क्या है? तो देखिए प्रपल्सन सिस्टम। अब प्रपल्सन सिस्टम जो है इसके अंदर प्रो, एक तो पी आर ओ आ रहा है ना, प्र, और एक पल्सन, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और अगर हम इस प्रपल्सन का जो है शब्द विच्छेद करें, है ना, इसके अंदर दो शब्द हैं बेसिकली, और वो दो शब्द होते हैं, एक तो हमारा ये प्रो, पी आर ओ, ठीक है, और इसके साथ में एक होता है हमारा पेलर। क्या? पेलर। ठीक है। अब देखिए, तो प्रोपल्सन जो हम पढ़ते हैं वो प्रो प्लस पेलर से बनकर आता है, जिसके अंदर ये जो प्रो शब्द है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आगे की ओर लेकर जाना, यानी इस प्रो शब्द का मतलब क्या है? आगे की ओर। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो है, जैसे कि नया मोबाइल लॉन्च किया गया है ना, जैसे मान लीजिए कोई जो है आपके पास में एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है ना, आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छी लगे वो मान लीजिए, है ना। तो जैसे मान लिया मैंने कि भाई आपके रियलमी का जो है A16 ऐसा कोई मोबाइल है, ठीक है, रेडमी A16 है। अब अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया, कुछ नई चीजें डाली गई, कुछ एडवांस आगे की चीजों को जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है, फिर जो है उसी मोबाइल को लॉन्च करना है, तो अब उस सीरीज का जो नाम है वो दे दिया जाता है रेडमी A16 प्रो। अब प्रो का मतलब क्या हो गया? आपने कई ऐसे मोबाइल सुने होंगे ना, 16 प्रो है, तो प्रो का मतलब क्या हो गया? वही मोबाइल है लेकिन उससे आगे के कुछ जो है उसके अंदर फीचर ऐड किए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उससे आगे की ओर आने वाला एक एडवांस मोबाइल है। तो प्रो शब्द का मतलब होता है आगे की ओर। और जो ये पैरेलल पैरेलल मतलब होता है, पैरेलल इस शब्द को पढ़ा जाता है वैसे तो पैरेलल, क्या? पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है संचालित करना, किसी को संचालित करना यानी किसी को चलाना है बेसिकली, ठीक है। तो संचालित करना, संचालित करना। तो अब देखिए, प्रो का मतलब आगे की ओर, पेलर का मतलब संचालित करना। तो प्रपल्सन का बेसिकली जो मतलब निकल करके आया, वो प्रपल्सन का मतलब निकल करके आया कि किसी वस्तु को आगे की ओर बढ़ाना, आगे की ओर बढ़ाना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपल्सन सिस्टम या प्रणोदन तंत्र का मतलब है कि मिसाइल को आगे बढ़ाने वाला तंत्र। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि अगर हमें मिसाइल को आगे बढ़ाना है तो मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है उसके अंदर, वह सिस्टम होता है प्रणोदन तंत्र, प्रोपल्सन सिस्टम। और प्रोपल्सन सिस्टम क्या करता है? किसी भी वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। अब ये आगे जो बढ़ाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है ना, तो हमें इसका सिद्धांत भी पता होना चाहिए। तो सिद्धांत है आपका यहां पर न्यूटन महोदय का, और न्यूटन महोदय ने आपको पता होगा गति के 3 नियम दिए हैं, है ना। गति का पहला नियम जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं, दूसरा जिसे बल का नियम F=ma, और तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन जो है लॉ, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो यहां पर बेसिकली काम करता है इस प्रोपल्सन सिस्टम के अंदर। तो मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को न्यूटन का तृतीय नियम मालूम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मान लीजिए कि नहीं पता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो क्या है ये देख लेते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है जिसका नाम है P, ठीक है। अगर इस वस्तु के ऊपर ऐसे जो है इस दिशा में
एफ बल अगर लगाया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है, एफ बल लगाया जा रहा है, तो यह वस्तु पी भी ऐसे जो है एफ ही बल लगाएगी, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड या परिमाण में जो है आपके प्रतिक्रिया भी होती है। तो सर इस नियम का यहां पर मिसाइल को उड़ाने में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो जैसा कि आपने देखा था कि मिसाइल के बीच में हम क्या भरते हैं, फ्यूल भरते हैं, और फ्यूल जो भरा जाता है वो फ्यूल जैसे जैसे जलेगा तो क्या होगा, देखिए अब आगे समझते हैं इसको, है ना। मैं मिसाइल को इस प्रकार से बना देता हूं, ये रही हमारी मिसाइल मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, हमारी मिसाइल है, ठीक। ये मेरी मिसाइल है, प्रवीण सर की मिसाइल। स्माइल करो भाई मिसाइल को देखकर, है ना। तो ये है हमारी मिसाइल। इस मिसाइल के अंदर यहां पर जब ईंधन जलना शुरू होगा, क्या होगा, ईंधन जो है जलना शुरू होगा, तो ये मिसाइल के अंदर से क्या होगा, यहां पर जो है धुआं निकलेगा। धुआं यानी कि लाल पीला हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा। और आपको पता है अगर कोई लाल पीली मिर्च खा लेवे तो धुआं धुआं निकलता है। और धुआं कहाँ से निकलता है आपको पता ही है ना। अब मैं वो भाषा तो यूज नहीं कर सकता। तो ये जो है इसके क्या हो रहा है, नीचे वाले पोर्शन की ओर से धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। अब ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं क्यों निकल रहा है, तो ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये ईंधन जल रहा है। ईंधन के जलने की वजह से, ईंधन के बर्न होने की वजह से धुआं बाहर की ओर आता है। अब ये धुआं जो है नीचे की तरफ आया है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जो है आपके क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से ये धुआं टकराएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही ये धुआं नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये धुआं जो है इस तरफ आएगा, तो क्या होगा, इस तरफ बल लग रहा होगा। अब धुआं जो है इस तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर ईंधन ने इस तरफ बल लगाया, इसलिए धुआं बाहर आया। तो ये धुआं भी क्या करेगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है अपना बल लगाएगा। और धुआं जो होता है वो ऐसे बल लगाता है, कितना, जितना जो है इसको बाहर निकालने के लिए बल लगता है। धुआं जब बाहर आता है, तब जब इसके पास में जितना बल लग रहा होता है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये भी बल लगाता है। तो धुआं तो ऐसे नीचे की तरफ निकल रहा है, तो जब धुआं नीचे निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है धुएं के ऊपर ऐसे बल लग रहा है। तो हमारे पास, अब देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धुएं के ऊपर जो है ऐसे बल लग रहा है, तो धुआं बाहर आ रहा है। तो अब ये हाथ मेरा देखो कैसे आ रहा है, नीचे। अब इसके अपोजिट क्या काम होगा, तो हाथ जो है ऊपर जाना चाहिए। मतलब ये जो है मान लीजिए ऐसे अपना जो है एक मिसाइल अपन ने रख दी, जैसे ही मिसाइल के ऊपर धुआं आया तो मिसाइल जो है एकदम से ऐसे नीचे, धुआं आया, और धुआं जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा, रॉकेट जो मिसाइल है वो ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों, दोनों अलग अलग होने चाहिए। धुआं अगर इस डायरेक्शन में है तो मिसाइल इस डायरेक्शन में भागेगी, समझ में आई बात। तो इसी वजह से रॉकेट है, मिसाइल है, वो आगे बढ़ते रहते हैं और धुआं पीछे की तरफ निकलता रहता है। समझ में आ गई बात। ये जो नियम है ये है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मिसाइल के उड़ने के लिए जिस सिद्धांत का यूज किया जाता है, भौतिकी के जिस नियम का यूज किया जाता है, वो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। और मिसाइल कैसे उड़ती है ये बात आपको अब आज क्लियर हो गई होगी। तो मिसाइल उड़ाने के लिए सबसे पहले मिसाइल बना तो ली, लेकिन उसको उड़ाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रणोदन सिस्टम को समझना होगा, प्रपल्सन सिस्टम को समझना होगा। प्रपल्सन सिस्टम का मतलब है आगे की ओर बढ़ाने वाला तंत्र। आगे की ओर बढ़ाएगा, लेकिन कौन से सिद्धांत के तहत, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के तहत। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है जितना बल आप किसी और पर लगाओगे तो सामने वाली वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी वजह से धुआं नीचे आता है और मिसाइल आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये मोशन होता रहता है, ठीक है। आज हमने अभी तक समझा है केवल और केवल प्रणोदन तंत्र को। अब इससे आगे की जो जानकारी है उसको अपन समझेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, अभी बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में।
तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।